अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। वर्ल्ड कप 2019 के हवाले से मुख्तलिफ शक शुबात पाए जाते थे। वर्ल्ड कप का फाइनल जिस तरीके से खेला गया था, ओवर थ्रो के रन बन रहे थे, एक एक बॉल पे 6-6 रन बने और फिर बिलाखिर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ स्क्रिप्ट है और इंग्लैंड फाते बन गया था, वरना शायद इंग्लैंड फाते नहीं बन पाता, न्यूजीलैंड नया चैंपियन बन जाता। अंपायर ने भी माफ़ी मांगी थी कि उनसे भी उस जगह पर एक गलती हो गई थी। इन मैचेस पे तो फिर भी किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है बात कौन क्या करे, लेकिन एक मैच के हवाले से तो शक व शुबात सामने आ गए। वो एक ऐसा मैच था कि जिसकी वजह से पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सका। गो के पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सरफराज अहमद की क़यादत में बड़ा तगड़ा कमबैक किया था, लेकिन भारतीय टीम जिस अंदाज से इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेली, उस पर इसी स्टूडियो में बैठ के हमने वर्ल्ड कप और हम सब की ट्रांसमिशन थी, उस पर बहुत खुल के बात की थी कि ये क्या हुआ है। ऐसा नहीं लगा कि भारतीय टीम ये मैच जीतना चाहती है। और फिर ये बात कह दी इंग्लैंड के मायनाज ऑलराउंडर और इसके साथ वर्ल्ड कप के हीरो, वर्ल्ड कप फाइनल के हीरो, वर्ल्ड कप के बेहतरीन प्लेयर बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में ये बात कही कि ऐसा लगा नहीं उन्हें कहीं पर भी कि भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतना चाहती है। गो के 337 रन का हदफ था और भारतीय टीम ने 300 से प्लस रन भी स्कोर कर लिए, लेकिन वो सीरियसनेस जो एक मैच जीतने के लिए दरकार होती है वो बेन स्टोक्स को दिखाई नहीं दी। ना विराट कोहली की जानिब से दिखाई दी, ना रोहित शर्मा की जानिब से दिखाई दी, और न ही डेंजरस फॉर्मर कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की जानिब से दिखाई दी। यहीं बैठ के हम बात कर रहे थे, इस बात का बहुत चर्चा हुआ था, इस बात पे बड़ी बहस हुई थी कि ऐसा क्यों नहीं लगा कि भारतीय टीम मैच जीतना चाहती थी। उस वक्त जिस वक्त भारतीय टीम को तकरीबन 10-11 रन का रन रेट दरकार था, महेंद्र सिंह धोनी सिंगल ले रहे थे एजबिस्टन के ग्राउंड पर। ये वो ग्राउंड है कि जिसको छक्का ग्राउंड करार दिया जाता है, जहां पे हमेशा हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, जहां पर बड़े बड़े स्ट्रोक रखते हैं और बैट्समैन चांस ले लेते हैं क्योंकि बाउंड्रीज छोटी हैं, लेकिन वहां पर भी भारतीय टीम ने टारगेट चेस नहीं किया। एक बात बेन स्टोक्स ने यह भी कही कि ऐसा लगता था कि भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल नहीं खेलना चाहती, लेकिन कुछ लोग उस वक्त ये भी बात कर रहे थे कि भारतीय टीम की जीत पर पाकिस्तान टीम की सेमीफाइनल में रसाई का दारोमदार था, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराना था और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा भी लिया था, लेकिन मार्जिन इतना ज़्यादा चाहिए था कि उसके बाद पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। क्या भारतीय टीम पाकिस्तान को सेमीफाइनल में नहीं देखना चाहती थी? क्योंकि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में आता है तो बेन स्टोक्स की बात सही है कि सेमीफाइनल तो फिर पाकिस्तान और भारत का होने जा रहा था और तगड़ा मैच होता। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी हमें याद है कि जब 180 रन के बड़े मार्जिन से पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी। लेकिन वर्ल्ड कप जैसे मैचेस में हम कभी जीते ही नहीं भारत के खिलाफ, इस वर्ल्ड कप में भी हम नहीं जीते थे। इस पे बात करेंगे ज़रूर। इसके साथ साथ कई और भी इश्यूज़ हैं जिनको हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड T20 जो अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होना है, अब तकरीबन ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि वो इस साल नहीं होगा। कोरोना वायरस की वजह से जो सूरत हाल रही थी, 16 टीमों के बोर्डिंग और लॉजिंग के इंतजामात जो है वो इतना आसान काम नहीं होगा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के लिए। हकीकत यही है। यह हकीकत ये भी है कि दुनिया की सबसे बड़ी $1 मिलियन की इंडियन प्रीमियर लीग भी जो है वो इस वक्त खतरे में पड़ी हुई है, क्योंकि जिस दौरान में इंडियन प्रीमियर लीग का होना था वो टाइम तो अब गुजर चुका है। और अगर वार्नर की बात कर लेता हूं या फिंच की बात कर लेता हूं कि जिनके मुल्क के अंदर खुद होना है वर्ल्ड T20, वो भी ये बात करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं कि वर्ल्ड T20 इस साल होता हुआ मुश्किल दिखाई दे रहा है। IPL उनको भी दिखाई दे रही है, पैसे भी उनको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बेन स्टोक्स को सलाम है कि जिन्होंने बात की है। और अगर इस IPL की बात कर लूँ तो महंगे तरीन बिकने वाले खिलाड़ी भी बेन स्टोक्स हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक डिपार्टमेंट में भी कई सारी चेंजेस हो रही हैं, कई सारे लोगों की तकर्रियाँ हो रही हैं। नदीम खान को हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया, अब सकलैन मुश्ताक ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया, ब्रैड बर्न ने भी उनको ज्वाइन कर लिया। और भी क्या क्या तकर्रियाँ होती हैं वो आने वाले वक्त में हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दौरा इंग्लैंड की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम 27 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जाएगी और चीफ सेलेक्टर, हेड कोच और बैटिंग कंसल्टेंट मिसबाह उल हक ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बात कही कि उस टीम में सरफराज अहमद भी शामिल होंगे। ये तमाम इश्यूज डिस्कस करेंगे अपने इस शो में। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के ज़बरदस्त फॉर्मर ऑलराउंडर। ऐसे वक्त में क्रिकेट खेली जब बड़े टॉप क्लास ऑलराउंडर्स, बड़े ज़बरदस्त फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा हुआ करते थे।
इसके साथ साथ अब क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पे तो आपने बहुत ही हद तक उनको पहचान लिया होगा। रमज़ानों में वो बाहर नहीं निकलते, इस वजह से पूरे रमज़ान में आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। हमारे दोस्त, बेहतरीन साथी ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच ज़फ़र भाई। अस्सलाम वालेकुम नसीम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज़फ़र भाई, आपने कहा कि मैं रमज़ानों में बाहर नहीं निकलता, तो मैंने आपको रमज़ानों में बाहर भी नहीं निकाला। बेहतरीन, और आपका ये डिसीजन मैं हमेशा अप्रिशिएट करूँगा कि आपने हमें इज़्ज़त दी। रमज़ान का एक महीना थोड़ा सा फैमिली के साथ और थोड़ा सा अल्लाह से थोड़ा सी लौ लगाने की कोशिश करते हैं, तो उस दौरान फिर थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि दुनिया से ज़रा सा आप बंद हो गए थे, और वैसे भी क्वारंटाइन चल रहा था, आपको पता था किस किस्म के हालात हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, तो उस वजह से थोड़ा सा मैंने कहा आप बंद हो गए थे। रमज़ानों में कौन बंद होता है? अगर आप उस लिहाज से सोच सकते हैं तो मैं भी बंद कर दिया, अल्लाह ताला ने मुझे। ज़फ़र भाई, आपसे ये जानना चाहूँगा, इसी स्टूडियो में बैठ के हमने बड़ी वर्ल्ड कप और हम सब की ट्रांसमिशन की थी। साजिद खान भी होते थे, शुएब हबीब भाई भी होते थे, और बड़े बड़े लोग हमारे साथ और आवाम के साथ हमने वो ट्रांसमिशन की थी, और सबकी एक राय थी, भारत इंग्लैंड के खिलाफ जानबूझकर हारे हैं क्योंकि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे। आज इस बात की कहीं ना कहीं तस्दीक हो गई। देखिए, बिल्कुल हो गई। बेन स्टोक, एक तो सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूंगा बेन स्टोक को कि वट एवर ही फील्स ही एक्सप्रेस। उसने अपने वो तमाम चीज़ें जो उसने महसूस की उसने अपनी किताब में लिख दी, और यही एक बेहतरीन कैरेक्टर शो करता है। उन दिनों में जिस वक्त वर्ल्ड कप हो रहा था, उस वक्त यहीं पे बैठ के हम लोग इस बात पे बहस कर रहे थे, न सिर्फ इस बात पे बहस कर रहे थे कि इंडिया जानबूझ के हारा है, बल्कि हमने इस बात को भी कहा था कि इंडिया जो विनिंग स्ट्रीक को अपनी तोड़ रहा है तो इसका बाद में उसको नुकसान होगा, भुगतना पड़ेगा। और ऑब्वियसली हमेशा से अगर आप क्रिकेटिंग सेंस में देखें तो हमेशा इसी तरह होता है कि जब आप अपनी विनिंग स्ट्रीक को तोड़ते हैं तो फिर आपको आगे 260 भी नहीं बने इंडिया से। बिल्कुल ऐसा ही है। वो मैच 337, 336 ऐसा टोटल था। इंडिया इतने आराम से जा रहा था, और जैसा उसने बोला है महेंद्र सिंह धोनी, जो कि मैं खुद उसको आइडियलाइज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इस सिनेरियो में लास्ट 2 डेकेड में ऐसा प्लेयर नहीं पैदा हुआ, इतना मेंटली स्ट्रांग बंदा, और जिस तरह वो सिंगल लेके सामने वाले को खिला रहा था, उसमें बहुत बहुत चीज़ें जो थी कहने वाली थी। लेकिन क्योंकि कभी कभी हमारी भी ज़बान, हम भी कोशिश करते हैं कि ऐसी बातें ना करें जिसमें कंट्रोवर्सी आए, लेकिन हमने बहुत खुल के बोला था, और बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि दुनिया के सामने लाने की कोशिश की थी, और इसकी असल वजह पाकिस्तान ही था। आप माने या ना माने, उनका जो एक चेहरा है जिसको वो पर्दे के पीछे छुपा के रखते हैं, वो भले सियासत में हो, भले क्रिकेट में हो, भले पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाना हो या मुल्क को नुकसान पहुंचाना हो, उसमें वो कहीं भी पीछे नहीं हटते। और वो भी, लेकिन एक बात मैं ज़फ़र भाई आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि इब्तिदा में हम जैसा खेले थे और इंडिया कैसा खेला था, दोनों में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क था। हम ऑस्ट्रेलिया से हार रहे थे, इंडिया से हार रहे थे, एक सीक्वेंस चली आ रही थी। वेस्ट इंडीज़ से हमने मैच लूज़ कर दिया था, जिसकी वजह से हमें बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। उसके बाद इंडियन टीम जीत के आ रही थी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर मेरे पास, आपके पास ये ऑप्शन मौजूद हो कि मैं तो सेमीफाइनल में पहुँच रहा हूँ और मुझे किसके खिलाफ खेलना है, मैं न्यूजीलैंड से खेलूँ या पाकिस्तान से खेलूँ, मेरे लिए न्यूजीलैंड जो है वो आसान हरीफ है, तो क्या मैं चांस नहीं लूँगा? देखिए, चांस लेने की बात जहाँ तक, यानी मैं अपनी फैसिलिटी नहीं देखूंगा, मेरे लिए क्या कन्वीनियंट है। अगर आप मेरे से बोलेंगे कि क्रिकेटिंग सेंस को देखते हुए ये डिसीजन लेना है, तो कभी भी ये नहीं सोचूंगा कि ये मैच मैं लूज़ करने के बाद अगर कमज़ोर हरीफ की तरफ जा रहा हूँ, तो कोई भी बड़ी टीम, कोई भी अच्छी टीम जो कि टारगेट कर रही होती है वर्ल्ड कप को, कभी भी इस किस्म का डिसीजन नहीं लेती। ये 110% है। क्यों? क्योंकि ये वाहिद गेम है जिसमें आपके पास कमबैक का चांस नहीं है। आप बाकी तमाम गेम उठा के देख लें, उसमें आपके पास कमबैक का चांस, और फिर आप साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो विनिंग स्ट्रीक होती है वो खो रहे हैं, दूसरे लफ्जों में जो आपने बात कही। और दूसरी बात ये है कि जब आप ऐसी टीम जो जीत के आपके खिलाफ आएगी, उसकी स्ट्रीक बनना शुरू हो जाती है। अगर आप उसी वर्ल्ड कप को देखें तो पाकिस्तान शुरू में हमेशा से किसी भी कंपटीशन में ले लें, किसी भी सीरीज में ले लें, कोई बहुत ज़बरदस्त स्टार्टर नहीं है, लेकिन वंस
दे गेट द रिदम, उसके बाद आपको नजर आता है कि वो टीम दुनिया की सबसे खतरनाक टीम क्यों बन गई। भाई हर दफा तो नहीं होगा ना, वो इससे हार जाए हम उससे जीत जाएं, उसके बाद जो है वो हमें वो हरा दे, एक मैच में बारिश भी हो जाए, उसके बाद हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। भाई हम भी तो आउट ऑफ वे जाने की कोशिश करें ना। इमरान खान साहब के दौर में 1992 वर्ल्ड कप में भी ऐसा था कि ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ को हराए, वो तो शायद शौकत खानम अस्पताल बनना था, शायद निमल यूनिवर्सिटी बननी थी। शौकत खानम अस्पताल जो एक पीछे दिमाग में था तमाम इमरान खान साहब के था, तमाम प्लेयर्स के था, तो एक मकसद दिखाई दिया। ब्रायन लारा रन आउट हो गए थे विंस्टन बेंजामिन से, और बेंजामिन क्रीज में खड़े रहे थे, ऐसा लग रहा था किसी ने पैर जमा दिए उनको। ब्रायन लारा जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे, और वेस्ट इंडीज वो मैच जीते, पाकिस्तान बाहर हो जाता है। लेकिन कब तक, हर दफा तो नहीं, हर दफा हम ऐसी चले। वर्ल्ड कप जो था, इस वर्ल्ड कप को अगर आप देखें तो इस वर्ल्ड कप में हम दूसरे वर्ल्ड कप के मुकाबले में बहुत बेहतरीन खेले थे। माना मैंने कि हमने जो स्टार्ट लिया था वो इतना अच्छा नहीं था, कमबैक बहुत स्ट्रांग था। जब आखिरी 3-4 मैच हम जीतते हुए आ रहे थे, उसमें किसी भी मैच में हमें ये फील नहीं आ रही थी कि हमारी टीम हार जाएगी। नहीं, अफगानिस्तान से मैच फंस गया था, हाँ, बांग्लादेश के खिलाफ भी मुश्किलात हुई थी। ये आपको हमेशा था, बांग्लादेश के खिलाफ तो बहुत अनरियलिस्टिक सी सिचुएशन थी, नहीं तो वो बहुत ही इजी मैच था अगर आप आराम से लेके जाते तो। उसके अलावा जो मैच हम जीत रहे थे, इंग्लैंड को कैसा हराया था, ये चीज़ें, न्यूजीलैंड, तो ये तमाम चीज़ें जो रिदम, जो मोमेंटम की बात कर रहा हूँ ना, वो मोमेंटम बनना शुरू हो गया था। जफर भाई, अगर एक टीम के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि उसने मैच हारना है, तो फिर उसमें खिलाड़ियों के लिए फिक्सिंग करना कितना आसान हो जाता है कि हमने तो मैच जीतना ही नहीं है, तो उसमें फिक्सिंग भी आसान हो जाती होगी कहीं ना कहीं। अगर वो पहले से दिमाग बना हुआ है, इंग्लैंड को तो पता ही नहीं कि हमने ही मैच हारना है, तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। एक तो पर्टिकुलर हम अगर स्पेसिफिकली इस मैच की बात करें तो ये डिसीजंस प्लेयर्स का नहीं था, ये बहुत हाई लेवल का डिसीजन था। मैं समझता हूँ, मेरी पर्सनल राय है कि ये बड़े एक हाई लेवल का था, और इसमें अपोजिशन को कोई आइडिया नहीं था। बेन स्टोक के बयान से और उसकी जो बुक में उसने पैराग्राफ लिखा है, उसमें आपको अंदाज़ा होता है कि वो हैरान हो रहे थे। और इसका मतलब है कि ना सिर्फ बेन स्टोक हैरान हो रहा था, बल्कि पूरी इंग्लिश टीम हैरान हो रही थी कि ये क्या चल रहा है। और वो उसको अगर बहुत ही पॉजिटिव लें, क्योंकि वो नेशन है जो कि काफ़ी 200 इयर्स उनकी हिस्ट्री है, तो वो यही सोच रहे होंगे जो अभी आपने बात की थी कि भाई पाकिस्तान हम उसको फेस ना करें और कमज़ोर टीम की तरफ जाएं, या जिनसे जीतना आसान है हमारे लिए। लेकिन इसका गेम बहुत ऊपर से था नसीम, और वाकई अगर आपको पता है कि आपने मैच हारना है, तो फिर आपके लिए ये तमाम चीज़ें करना बहुत आसान हो जाता है, खुल जाती है ना। बिल्कुल, ज़ाहिर लाइनें तो खुल जाएंगी फिर। तो इसमें एक चीज़ और है, अब अगर मुझे ये पता है कि मैंने मैच हारना है, तो फिर मैं क्या, तो फिर पैसे भी कमा लेता हूँ इसमें। क्या आज एक पता नहीं है हमें, लेकिन ये तो हो अगर सकता है। आप वो मैच दोबारा देखें ना, तो उसमें आपको, और उस दिन भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो आपको बताती है कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं। और वो इंटेंशंस जो थी उस मैच में सेकंड हाफ में तो बिल्कुल ही नजर नहीं आई इंडियन टीम की तरफ से। बिल्कुल, ये वाकई में बड़ा हैरान कुन है। लेकिन इससे ज़्यादा हैरान कुन ये कि कल बेन स्टोक्स को एक और स्टेटमेंट देना पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरी बात को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया। अरे भाई, ये तो आपकी किताब में बेन स्टोक्स को तो कहीं दबाव नहीं आया कहीं से, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अपना वर्ल्ड कप मशकूक हो रहा है। कहीं ना कहीं सुपर पावर, क्रिकेट का सुपर पावर इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी इससे मुतासिर हो रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम भी मुतासिर हो रही है। बेन स्टोक्स ने यहाँ तो बहादुरी का मुजाहरा किया कि उन्होंने आईपीएल की परवाह नहीं की, वरना कोई भी हिम्मत नहीं करता है ऐसे वक्त के अंदर के 11 महीने पहले वर्ल्ड कप हुआ हो, लेकिन महंगे तरीन प्लेयर थे। लेकिन शायद कुछ ऐसे दबाव होंगे कि जिसकी वजह से बेन स्टोक्स ने को ये बात कहनी पड़ी कि मेरी बात को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया। तो भाई, अपनी किताब पढ़ भी रहे थे, आप ही की किताब में है ना, कहीं और तो नहीं है ये बात। अब ठीक है, ये मैच तो हो गया। 2011 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मोहाली में पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला गया था। जिस तरह धोनी ने बैटिंग की थी, टुक टुक एक नाम और भी पड़ गया था। धोनी ने भी आखिर में जाके छक्के मारे थे। पाकिस्तान के हेड कोच, चीफ सिलेक्टर और बैटिंग कंसल्टेंट मिसबाउल हक का नाम उस मैच में टुक टुक पड़ गया था। तो ज़रा टुक टुक वाले मैच पे भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। बेन स्टोक्स ने पर्दा उठा दिया वर्ल्ड कप 2019 पे, और फिर अब क्रिकेट दुनिया में एक कहीं ना कहीं शक व शुबात पैदा हो गए कि वो वर्ल्ड कप फेयर था या नहीं था। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट मैच कि जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाहर हो गई, उसका तो उन्होंने हवाला दे ही दिया कि भारतीय टीम ऐसा नहीं लगा कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतना चाहती है। इस वक्त अमेरिका से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, कोचेस के कोच, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स की कोचिंग के फराइज अंजाम दिए, साजिद खान साहब। साजिद भाई 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नसीम राजपूत साहब, आपको ग्रेट जफर इकबाल साहब को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ साजिद भाई, बेन स्टोक्स ने इतना बड़ा पर्दा उठा दिया और आप और हम यहाँ पे वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन कर रहे थे, वर्ल्ड कप और हम सब जो बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब हम सब की बात सही निकली। हाँ नसीम भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। आईसीसी के जो भी इवेंट होते हैं उसमें जिस तरह की ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए, वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर की बात की जाए, जिस पर्दा उन्होंने उठाया तो बहुत लेट उठाया, मगर आखिरकार उन्होंने जरूरत तो की। मगर ऑन द स्क्रीन जब हम और आप प्रोग्राम कर रहे थे, जफर इकबाल साहब प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें ऑन पेपर नजर आ रहा था ग्राउंड की कारकर्दगी, ग्राउंड के रिलेटेड नजर आ रही थी, उसको वाज़े तौर पर नियतों को खेल ग्राउंड में नजर आ रहा था। और आईसीसी के जो भी इवेंट होते हैं, टॉप लेवल के मैच होते हैं, टॉप लेवल की मैनेजमेंट काम कर रही होती है, उसी में करोड़ अरबों रुपया बनाया जाता है, उसमें कोई तो नहीं। आज 75 से लेकर 2019 वर्ल्ड कप तक की बात की जाए तो काम तो कुछ हुआ है, काम कुछ तो नई बात तो नहीं हुई, काम कहाँ नहीं होता, मुझे पता है कारीगर काम कहाँ नहीं करता। तो इसमें कोई बात इस तरह की नहीं है, और यकीनी तौर पर ये चीज को उठाने का मकसद ये है तो क्रिकेट जेंटलमैन का खेल था और जेंटलमैन का खेल सही था। जिस तरह की बात हो रही है, पाकिस्तान नहीं, आईसीसी को उसमें डिसीजन लेना पड़ेगा। मगर आईसीसी डिसीजन क्यों लेगा? आईसीसी को इंडियन लॉबी चला रही है, इंडियन लॉबी तो सारी माफिया ग्रुप बैठती है, जितना पैसा आईसीसी को वो दे रहे हैं तो शायद दुनिया में कोई और एक्स्ट्रा और उभर के सामने आ ही नहीं सकता इनके मुकाबले को मुंह देने के लिए। तो ये चीज तो ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड। आपके ख्याल में क्या आईसीसी भी कारीगर है साजिद भाई? आपके ख्याल में आईसीसी भी कारीगर है? अच्छा, अरे नसीम भाई, इतने बड़े होस्ट हो, 25 साल का एक्सपीरियंस हो, दुनिया के हर मुल्क में जाके मैच को कवर किया, तो आईसीसी को चला कौन रहा? मुझे ये तो बताओ यार, तो आज आईसीसी को हैंडल कौन करता है मेरे भाई? आईसीसी के पास जड़े किसकी बात है? आईसीसी को चलाता कौन है? आज आईसीसी का भी हेडक्वार्टर होता है, कभी दुबई चला जाता है, और लोग जो आईसीसी में काम कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? आपको पता है नसीम भाई, डॉलर में बड़ी चाम है, बड़ा चाम है, और ये जो इवेंट होते हैं ये कमाने के लिए होते हैं। जो आईसीसी के जो ड्रॉ बनते हैं आज 75 से 2020 है। आप मुझे बताते हर ड्रॉ में पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, क्यों होता है भाई? मुझे बता तो दो, मुझे ये तो बताओ। आईसीसी का पॉइंट आप दिखाते नहीं टॉस के दौरान, और पावर प्ले का इस्तेमाल होता है। मैच एक बंदा, कोई भी मैच कारीगर एक बंदा कारीगर नहीं करता, 5 बंदे कारीगर काम दिखाते हैं, और डंके की चोट पे दिखाते हैं। 2011 आईसीसी वर्ल्ड कप स्क्रिप्ट था, धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था इंडिया, में कोई दो राय नहीं है। डंके की चोट पे मैं आपको कहने को तैयार हूँ, मगर आप जैसा जर्नलिस्ट इसकी जो गहरी नजर रखता है, मैं समझता हूँ आप इस बात को समझे और समझने की नहीं, मैं नहीं समझ सका, मुझे बताएं तो सही ना। 2011 वर्ल्ड कप को आप इस मैच से क्यों मिला रहे हैं? उस मैच में तो किसी ने कोई शक व शुबात का इजहार नहीं किया था, इससे क्यों मिला रहे हैं आप? हो इतने बड़े जर्नलिस्ट, इतने बड़े एक्सपर्ट सारी दुनिया घूमने के बाद ऐसी बात कहते हैं तो प्रोग्राम अलाउड यकीनी तौर पर 100 चैनल पे बाजी ले जाता है। आप इंडिया के मेरे ख्याल में उस मैच को भूल गए हैं कि इंडिया कितना खर्च आया था, और उस वक्त दौरान ही कह दिया था स्त्री के तहत वर्ल्ड कप होगा और इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। आईपीएल का चांद इतना है, आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट इतने हाई, उस जमाने में तो बहुत ज्यादा पैसे दिए जाते थे और बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे। और ये चीज आप मैं इसलिए बताना आपको समझता हूँ, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। अगर धोनी की बात की जाए, सचिन तेंदुलकर की बात की जाए, जितने उन लोगों की बात की जाए, ऑन द रिकॉर्ड इंडिया को जिताने की कोशिश की गई थी, और इंडिया ने प्रूव किया वर्ल्ड कप जीतने के बाद। 2011 आईसीसी वर्ल्ड कप स्पिरिट के तहत इंडिया जीता है। देखिए, वर्ल्ड कप फाइनल की अगर मैं बात कर लेता हूं, 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल की बात कर लेता हूं, तो अर्जुना रानाटुंगा 1996 वर्ल्ड कप की श्रीलंकन टीम के फाते कैप्टन, उन्होंने भी कहा था कि ये मैच फिक्स था जो संगाकारा की क़यादत में फाइनल खेला है भारत के खिलाफ। यानी वो भी स्क्रिप्ट की बात कहीं ना कहीं आ गई जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सेमीफाइनल की। ऐसा ना हो कि
कल कोई हमारा क्रिकेटर जो है वो किताब लिख रहा हो, वहां पे तो खैर यूसुफ रजा गिलानी साहब भी पहुंचे हुए थे। अभी जैसे बात हो रही थी कि ये मैच कोई सरकारी सतह से खेला, यानी कहा गया कि पाकिस्तान ना पहुंचे, अभी जफर भाई का कोई यही इशारा था, तो वहां तो यूसुफ रजा गिलानी साहब भी मौजूद थे। ऐसा ना हो हमारा कोई क्रिकेटर का किताब लिख रहा हो, उसके अंदर इंकशाफ कर रहा हो कि यार ऐसा कुछ हुआ था, वहां पे क्या हुआ था, टुक टुक हुआ था, क्या हुआ था? देखिए नसीम भाई, टुक तो जरूर हुआ था। शिंदवार ने भी मैच में एक क्वेश्चन दी थी, इंग्लैंड और इंडिया का मैच तो टाई हुआ था। आपको ज्यादा बेहतर कौन जा सकता? हम तो बहुत आपके स्टूडेंट आपको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये ऑन रिकॉर्ड आपके पास भी मौजूद है। शिंदवार ने भी पैशन गोई कर दी थी, इंग्लैंड और इंडिया का मैच टाई होगा, तो ये भी क्या आपको वही आ गई बात? लेकिन टाई मैच की पेशन गोई करना इतना आसान काम नहीं है साजिद भाई, और 300+ का मैच टाई हो जाए। नसीम भाई तो स्क्रिप्ट तो मेरे स्क्रिप्ट को तो क्यों खराब कर रहे हैं? स्क्रिप्ट पढ़ा तो शिंदवार को कैसे पता चल गया? तो स्क्रिप्ट को तो माने ना, स्क्रिप्ट लिखा जाता है, स्क्रिप्ट अमल। यहाँ तो शुएब हबीब साहब कह रहे थे अगली गेंद वाइड होगी, तो शुएब भाई को भी क्या स्क्रिप्ट पता था? नहीं, शेब अभी देखे, शेब अभी साहब कह रहे थे उनका अपना एक एक्सपीरियंस है, बड़ा एक्सपीरियंस है। मेरे खालिद सिंह के कप्तान है, बड़ी बेहतर उनकी बड़ी गहरी नजर है पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास कही, तो उनके बात में कोई दो राय नहीं है। हकीकत की बात उन्होंने बहुत अच्छी की होगी, मगर बात क्या होती है, जो जफर इकबाल साहब जो मेरे कुलीग बैठे हैं और हमने बड़े प्रोग्राम किए आपके साथ मिलकर, हकायक में पर्दा उठाना चाहिए। 2011 वर्ल्ड कप की बड़ी जिक्र कर रहे हैं, सेमीफाइनल, मेरी बात बड़ी गौर से दिखेगा, ऑन रिकॉर्ड इसको लिख लें आ जाए, उसके बाद आप शायद मेरी बातों बड़े गौर से समझेंगे। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल मोहाली की आप बात कर रहे हैं, कप्तान कौन था? बूम बूम लाला। बूम बूम लाला था। 92 का कप्तान कौन था? इमरान खान। अच्छा, 2011 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाता, डंके की चोट में आपको कह रहा, पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत के फाइनल जीत जाता, और शायद आपकी कारकर्दगी बेहतरीन कारकर्दगी, इससे अच्छी कारकर्दगी नहीं थी, वर्ल्ड क्लास ने कप्तानी की, वर्ल्ड क्लास को मोटिवेट रहा। मगर पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में कुछ लोग चाहते पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते, और शाहिद आफरीदी एक नया लेजेंड ही लोग हो गए, और शाहिद आफरीदी वो उभर के सामने है जिससे पाकिस्तान के 2009 वर्ल्ड कप 2020 में सेमीफाइनल फाइनल में मैन ऑफ द मैच हुआ। उसके बाद 2011 में उसको कप्तानी मिली वर्ल्ड कप जीतने की, इसके तमाम सलाहियतें मौजूद थी। शायद अभी से पूछे, आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा आहिस्ता भाई, आप ही सुन रहे हो, आप ही बोल रहे हो, थोड़ा आराम से तो बोले, मैं ताकि समझ तो सकें। शाहिद आफरीदी एक नया हीरो बनने जा रहा था, हिस्ट्री क्रिएट होने जा रही थी। शाहिद आफरीदी 2000 वर्ल्ड कप जिताने की तमाम सलाहियतें रखती थी। टुक टुक की आप बात करें तो आखिरी वक्त तक लेके गया, मैच फिनिश क्यों गया, मैच फिनिश करने से हाथ में था। 2007 2020 वर्ल्ड कप को रिवर्स ही मार के भूल सकता है। ये तमाम चीजें ऑन स्क्रीन आपके पास। देखिए, मैं वहां मैंने मिसबाह-उल हक को रोते हुए देखा है, मैं आई विटनेस हूं। अगर 2007 वर्ल्ड कप की आप बात करेंगे, पहले T20 की, तो जोहान्सबर्ग में जब पाकिस्तान टीम मैच हारी है, और मिसबाह-उल हक उसी दिन शाम को जो है वो रवाना हो रहे थे, शाहिद खान आफरीदी भी रवाना हो रहे थे। मैं जोहान्सबर्ग में मिला था उस जगह पे होटल के बाहर, जब वो बस का वेट कर रहे थे, और जब मैंने मिसबाह का इंटरव्यू किया था, मैं क्यों झूठ बोलूं, आप अल्लाह को जवाब देना है, लिटरली वो रो रहे थे। मिसबाह-उल हक का चेहरा देखने वाला था, मैं आपको सच कह रहा हूँ। अच्छा, मैं अल्लाह की कसम शाहिद आफरीदी को भी रोते हुए देखा है 2011 वर्ल्ड कप के बाद, और शाहिद आफरीदी जैसा ऑलराउंडर शाहिद भी बिल्कुल ठीक है। आता हूं मैं आपकी तरफ। ये कल ऐसा ना हो जफर भाई, कल आपका कोई दोस्त या आपका कोई जूनियर अपनी किताब लिख रहा हो तो उसमें तस्करा कर रहा हो 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मोहाली का। देखिए नसीम, सबसे बड़ी बात जो है ना, उसकी किताब लिखने का या इतना पीरियड गुजरने के बाद इन चीज़ों से रिवील करने का कोई फायदा नहीं। इट्स हार्डली 11 मंथ ना, बेन स्टोक ने अपनी किताब लिखी और उसने रिवील की ये चीज़, जो उसने फील किया वो उसने रिवील किया। ये फेयरनेस, अगर आप 1, 2, 3, 10, 12, 15 साल बाद एक चीज़ को रिवील करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप गड़े मुर्दे उखाड़ दें। नंबर 2, साजिद भाई अभी बात कर रहे थे, देखें 2 चीज़ें हैं। हम जब मैच देखते हैं तो हम लोग क्योंकि क्रिकेटर हैं, हम लोग क्रिकेट खेले हुए हैं, सिनेरियो से गुजरे हुए हैं, तो हमें फील आती है। हो सकता है हम गलत हों, हो सकता है हम सही हों, लेकिन अगर मैच शुरू होने से पहले और मैच शुरू होने से पहले रिजल्ट प्रिडिक्ट करना एक अलग चीज़ है, वो हम सब करते हैं, लेकिन ये कहना कि मैं कह रहा हूं कि यही रिजल्ट होगा, ये किसी और पे उंगली नहीं उठाता, आप पे अपने पे उंगली उठती है। रीजन क्या है कि जब आप इतनी बड़ी प्रेडिक्शन करते हैं तो या तो आपके माइंड में ये होता है कि अगर ये सही हो गया तो दुनिया मेरी वाह वाह करेगी, और अगर गलत हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन
अगर आपकी इंटेंशन ये है या अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि ये बात मुझे मालूम है, तो इट मीन्स कि जो लोग मैच फिक्स कर रहे हैं उनसे आपके ताने बाने मिलते हैं क्या? हम लोग असल में सोचते नहीं है, हम हमेशा तस्वीर एक रुख से देखते हैं, तस्वीर का दूसरा रुख देखना बहुत जरूरी है। और अगर कोई ये कहता है कि जी ये मैच फिक्स था और मैंने पहले ही कह दिया था, तो इसका मतलब है कि भाई उससे इंक्वायरी करो कि उसको कैसे पता कि ये मैच फिक्स था। जैसे मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से अभी आपने बात कही कि वो जो मैच इंग्लैंड और इंडिया का था उसमें कहीं ना कहीं खिलाड़ियों से भी ऊपर की चीज थी, इसका मकसद है आप सरकार की बात कर रहे हैं, इंडियन सरकार की, वो इशारा था बिल्ड होता है उसी किस्म का कि भाई आपके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से या अनसीन प्रेशर है कहीं से कि आपने इस तरह करना है। ये टीम मैनेजमेंट को भी उसमें आप ले सकते हैं, क्रिकेट बोर्ड को भी ले सकते हैं, वो तमाम प्रेशर जो हैं वो आप पे बिल्डअप किए जाते हैं। देखिए हमारी भी ख्वाहिश होती है, हमारे खिलाड़ियों की भी ये ख्वाहिश होती थी कि उन्हें आईपीएल में खेलने का मौका मिले, पैसे मिले। हमारा क्रिकेट बोर्ड की भी ख्वाहिश होती है, हमारे क्रिकेट बोर्ड के एक फॉर्मर चेयरमैन 2 दिन तक मुंबई में बैठे रहे थे और उनको मिलने तक नहीं आए थे। वो कोलकाता के एयरपोर्ट पे बिठा दिया था उन्हें, जब वो जगमोहन डालमिया से शहरियार खान साहब मिलने के लिए गए थे, नजम सेठी साहब भी गए थे। हमारी ख्वाहिश होती है इंडिया से खेलें, फाइनेंशियली साउंड होंगे, पैसा आएगा, मौका मिलेगा। उस लिहाज से भी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अभी आपने सरकार का हवाला दिया था, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उस वक्त की हुकूमत, वहाँ पे यूसुफ रजा गिलानी साहब बहैसियत वजीर आजम गए थे, उनकी भी ख्वाहिश हो कि भारत और हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। इसमें क्या ताल्लुकात तो बेहतर नहीं हुए, उस वक्त कदरे बेहतर थे। उस वक्त तो ताल्लुकात तो अगर बेहतर थे तो रजा गिलानी साहब तो वैसे वहाँ पहुँचे हुए ही थे। और इतने बड़े इवेंट में आप अपनी नेशन को लेट डाउन नहीं करते। 2 तरीके हैं। आईसीसी का क्या रोल था? अच्छा चलें, वो जो सचिन तेंदुलकर का इतना बड़ा एलबीडब्ल्यू था, अब आप उसको ह्यूमन एरर कहें, हाँ। या प्री प्लान कहें, या ये कहें कि उसके पीछे बहुत सारी नादीदा कुव्वतें थी, ये अपनी अपनी सवाबदीद है। लेकिन क्रिकेटिंग सेंस कहता है कि इतना बैड डिसीजन इतने इंपॉर्टेंट मैच में होना, कुछ ना कुछ उंगलियां उठती हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। साजिद खान साहब, यही आपसे भी जानना चाहूंगा, वो जो एलबीडब्ल्यू सईद अजमल आज भी थोड़े दिन पहले भी ये बात कर रहे थे कि वो आउट था, यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं वो भी बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल है 1 अरब आबादी इंडिया की है, वहां पर भी कोई 90 करोड़ तो ऐसे होंगे जो वो कह रहे होंगे यार ये आउट तो था, वैसे दिया नहीं, क्या हुआ, मजा आ गया कि सचिन तेंदुलकर बच गए। जिस तरह वो दिखाई दे रहा था इस वर्ल्ड कप के अंदर के फाइनल में भी अंपायर ने माफी मांगी, वो जो 6 रन बन गए थे ओवरथ्रो के और अंपायर को छक्के का इशारा देना पड़ गया था। तो ये ह्यूमन एरर है या कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो इतना बड़ा अपना एंटी करप्शन यूनिट भी साथ लेके चलती है, जो आज तक किसी खिलाड़ी को नहीं पकड़ सका, या तो स्कॉटलैंड यार्ड पकड़ रही होती है या मुंबई की पुलिस पकड़ रही होती है, या उन्हीं के जरिए जो है वो सारे रिजल्ट सामने आ रहे होते हैं। तो ये ऐसा दांत का हाथी तो नहीं है जो दिखाने का कुछ और है और खाने का कुछ और है। आप बढ़िया बात की, आप खूबसूरत बात की, बड़े एंकर की बड़ी निशानी, सईद अजमल की बात में 100% सही है। और सचिन तेंदुलकर आउट हुए और सचिन तेंदुलकर आउट ऑन स्क्रीन नजर आ रहा है। और 2011 के बाद सईद अजमल ने पिछले दिनों बात की थी, यकीनी तौर पर जब आईसीसी का इवेंट होता है, आईसीसी को जितना इंडिया चला रहा था, सारे एम्पायर मैच जैसे सारे इंडियन लॉबी लगा रही होती है, अपनी मर्जी के मैचेस में अपने मैच के एम्पायर लगाते हैं। इंडिया 13 खिलाड़ी से खेलती है और जो चाहती है कराती है। आज से भी पिछले आप देखे 2000 मेरे ख्याल में आपने इमरान खान के 2087 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल आपको याद होगा, लाहौर में आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया का आप इमरान खान को भी गलत आउट किया था। इमरान खान ने उसके बाद रिटायरमेंट का फैसला करके ये चीजें तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, स्क्रीन तो कहीं भी नहीं छोड़ती। मेरे भाई मुझे बताइए, इमरान खान का ऑडियंस था क्या नहीं था, आउट दे दिया। तो बाद ये तमाम चीजें आज जैसे बड़े जर्नलिस्ट बड़े एंकर इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हो, उसकी रेटिंग तो लाखों में जाना चाहिए, लाखों पूरी दुनिया। डिकी बर्ड थे मेरे ख्याल अंपायर उस वक्त जिन्होंने इमरान खान को आउट दिया था, वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेबल अंपायर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। और इमरान ने बैट दिखाया था, इनसाइड एज एलबीडब्ल्यू दिया था तो इमरान ने बैट दिखाया था। मुझे याद है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने। बिल्कुल, इमरान खान साहब सच्चे पाकिस्तानी है और आज हम सब जो यूथ पाकिस्तान के हवाले से उनको हमारे रोल मॉडल है। 92 वर्ल्ड कप जीते और पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे क्रिकेटर ऐसे ग्रेट कप्तान हमारे मुल्क में मौजूद है। मगर जफर इकबाल साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। साजिद भाई एक और बात बताइएगा, इससे रह जाएगी ये बात रह जाएगी। आमिर सुहेल साहब ने ये बात कही थी कि बहुत सारे क्रिकेटर्स, वसीम अकरम का उन्होंने नाम लिया,
उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को खुश करने के लिए वर्ल्ड कप जीतना नहीं चाहते थे। ये बात कही फॉर्मर कैप्टन आमिर सोहेल साहब ने। मेरे ख्याल है बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यार नसीम भाई, जफर भाई, मेरी जो बात कहने जा रहा हूँ सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 92 वर्ल्ड कप जीतते हैं, ठीक है। 92 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जश्न बनाया जाता है। 92 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कप्तान स्टीव क्वालिटी में इंग्लैंड जाके और 92 में वहां जाके रिटायरमेंट का फैसला करूंगा। तो ये आमिर साहब एक बात कहते हैं, पूरी बात करें तो लड़कों ने पैसे मांग लिए थे जो आज के मौजूद शहरी बने हुए हैं, तो सारी बातें इस बात को आगे बढ़ाइए और इस बात को आगे समय बढ़ाइए। भाई हमें इसका दे सारे पैसा अस्पताल में चल जाएगा। तो बात है इमरान खान साहब ने उन क्रिकेटरों को वर्ल्ड क्लास प्लेयर बना दिए। तो बात ये जो भी आमिर सोहेल साहब बात कर रहे हैं, तो बात करने का मकसद तो पूरी घर तक जाना चाहिए, पूरी बात को बताना चाहिए। तो मेरे अपने जराये बताते हैं तो प्लेयरों को ये तक भी कहा था जो आज बड़े स्टार बने हुए, बड़े बड़े क्रिकेटर बने हुए। तो ये चीज आज तो कोई निशानदेही क्यों नहीं कर रहा, इस बात पे पर्दा क्यों नहीं उठा रहे। बात ये कि इमरान खान का तो जज्बा था, उनकी भी ईमानदारी थी। उस शख्स ने तो वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये बात ईमानदारी से की थी, मगर ये प्लेयरों को वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाया। तो वो उस वक्त मेरे अपने जराये बताते हैं, वो तो कह रहे थे भाई सारा पैसा जो है अस्पताल में चल जाएगा, तो मेरे को हमारे साथ मिलना चाहिए। तो खान साहब ने उसी वक्त रिटायरमेंट कर लेने का फैसला कर दिया और जावेद मियां साहब ने इंग्लैंड में वो सीरीज की क़यादत की थी 5 टेस्ट मैच से, और इमरान खान साहब जाते तो पता कितने को। साजिद खान साहब, ये हम सब ने सुना है, आपकी बात, आपने मेरा सवाल समझा नहीं। आमिर सोहेल साहब ने कहा कि उसके बाद जो वर्ल्ड कप हुए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उसके बाद 1996 वर्ल्ड कप जीतना चाहिए था, पाकिस्तान को 1999 वर्ल्ड कप जीतना चाहिए था, पाकिस्तान को 2003 वर्ल्ड कप जीतना चाहिए था। लेकिन उस वक्त के कप्तान वसीम अकरम के हवाले से उन्होंने ज़्यादा बात की कि वो इमरान खान को खुश करने के लिए नहीं जीते। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। देखिए मेरे अपने जराये बताते हैं, वसीम अकरम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनना जा रहा था पिछले 1.5 महीने। बड़े लोगों ने उसको मेरे ख्याल में साबिक कप्तान को लेके आए, बहुत सी कईम जो को देखकर आदमी था उसकी रिपोर्ट को बाहर लेके आए। तो तमाम ही चीजें वो नवाज शरीफ की गोद में बैठा हुआ था, उस शख्स की रिपोर्ट को क्या यकीन करें, उसकी पर क्या बात करें जो आमिर सोहेल साहब बात करें। चलो मैं ये भी आपको बता देता हूँ, 101% पाकिस्तान की 96 की टीम वर्ल्ड कप जीत सकती थी, 99 की वर्ल्ड कप टीम जीत सकती थी, इससे बेहतर टीम बन नहीं सकती, इससे बेहतर खिलाड़ी पाकिस्तान की हिस्ट्री में आ नहीं सकते। मगर ये टीम गेम होता है, टीम गेम होता है, एक बंदा कोई कुछ नहीं कर सकता। आप जैसे बड़े जर्नलिस्ट जो दुनिया में नाम रखते हैं, मेरे भाई आपको बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में सराहा जाता है आपको, मगर ये बात आप भी समझे मेरे भाई, एक बंदा कुछ भी नहीं, एक बंदा दूध की है। हाँ, वैसे भी अगर 96 वर्ल्ड कप की बात करें तो अगर वसीम अकरम नहीं खेले थे, चले कोई भी, अब मैं नहीं इस बहस में जाना चाहता, प्रोग्राम खत्म हो रहा है, लेकिन आमिर सोहेल ने जो शॉट खेलने के बाद, चौका मारने के बाद इशारा किया था, वहां भी तो एक तकब्बुर नजर आया था। उसके बाद से मैच चेंज हुआ है, वरना तो पाकिस्तान वो भी चेस कर रहा है। बात यह है कि नसीम मुझे हिस्ट्री में, क्रिकेट की या किसी भी गेम की हिस्ट्री में दिखा दें कि अभी जो उन्होंने बात की 92 तो हम जीत चुके थे, 96 फिर 99 या 2003, तो ये वो वर्ल्ड कप थे जो हम बेहतरीन खेले थे। लेकिन कभी भी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि आप ही वर्ल्ड कप जीते जा रहे हैं और बाकी कोई नेशन ना वर्ल्ड कप जीत रही है, ना कोई और कंट्री आ रही है आगे। और स्पेशली बात कर रहे हैं क्रिकेट की, क्रिकेट तो आपको पता है सडनली गेम चेंज होता है। और अब उस चीज़ पे अगर इसका मतलब है तो आप 96 यानी 92 से लेके 2000 तक या 99 तक अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे हैं तो आपके मुंह से कोई अल्फाज ऐसे निकले नहीं उस दौरान। और अगर आज आप ढोल पीट रहे हैं, ये जो आजकल जो हो रहा है, ये कैसा लग रहा है एज ए फॉर्मर क्रिकेटर आपको, जितने इल्जाम तराशियां चल रही हैं? मेरे को बड़ा अफसोस होता है कभी कभी। क्योंकि मुख्तलिफ आपके ताल्लुकात ख़राब होते रहते हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें मीडिया पे उस वक्त लाना जबकि वो माजी का हिस्सा बन चुकी हों, और उस वक्त या तो आपने बिल्कुल ऐसा बुलंद तरीके से आवाज़ उठाई हो इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़, तो फिर समझ में आता है आपका करैक्टर यहीं शो होता है। आप जो रिस्पेक्ट, ये पॉलिटिकल तो नहीं है, पॉलिटिकल तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो इंसान। साजिद खान साहब अक्सर ये बात करते हैं कि ये पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है, वसीम अकरम साहब इमरान खान साहब के करीब हैं, और सुनवा देता हूं आपको। जी, आप क्या कहते हैं वैसे साजिद खान साहब?
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वसीम अकरम हम के रोल मॉडल है, हम सब का रोल मॉडल इमरान खान साहब है। वसीम अकरम जाहिर बात है उनको क्रिकेट खिलाने में बहुत बड़ा हाथ है इमरान खान साहब का। और जो लेकिन साजिद खान साहब, वसीम अकरम वो शख्सियत थे कि जिनके बारे में कहा गया था ना इन्हें कप्तान बनाना है, ना इन्हें कोई क्रिकेट की जिम्मेदारी देनी है, तो इस क्रिकेट बोर्ड ने जिम्मेदारी भी तो दी हुई है ना। ऐसे में फिर अगर सलीम मलिक का नाम आता है या किसी और का नाम आता है तो फिर ये फिर अलग अलग क्यों? देखिए नसीम भाई, आज आप मेरी बात सुने। आज 2003 में शायद मैच में अपनी क्रिकेट छोड़ दी थी। आज 2020 में भी उनसे ज्यादा मकबूल आदमी है। और दुनिया में जब लैपटॉप खुलता है उसके बाद इतने डॉलर गिर रहे होते हैं, इतने लोग उसको बुला रहे होते हैं। उसकी कमेंट्री की बात नहीं, क्रिकेट की बात की जाए। बात क्या हो रही है, पिछले दिनों जो हाइट बढ़ी थी मेरे अपने जराए बताते हैं, उसमें बताते हैं 100% वसीम अकरम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन जा रहा है। तो पाकिस्तान जो ICC में जो हालत पैदा हो रहे हैं, तो हमारी लॉबी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो खास तौर पर आज एहसान की बात करें, वसीम की बात करें, उस तरह का काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारे जो वसीम अकरम के रमीज आगे और ऐसे खिलाड़ी बना सकते हैं, और ये चीज हम लैक कर रहे हैं। तो इस पे हम खुदा के वक्त सोचिए। मगर दूसरी लॉबी ने एक सलीम मलिक को लेकर, सलीम मलिक को लाने का मकसद क्या था? अब लाहौर जिम खाना में बैठ के लुत्फान साहब एक मीटिंग करते हैं, क्या आमिर सुहेल मीटिंग करते क्या? सलीम मलिक का बेटा अंडर 19 में आ रहा है, उसके साथ ज्यादती हो रही है, बिल्कुल कर रही है। सलीम मलिक का बेटा बहुत अच्छा, उसको इंसाफ मिल जाती है। मतलब सलीम मलिक को मार्केट में लाने का मकसद सिर्फ यही था। जो मैंने आपके प्रोग्राम में जो खबर ब्रेक कर दी, खबर यही थी। और तहरीक इंसाफ की लड़ाई है, जो लोग दूसरे लोगों। बिल्कुल ठीक है साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच। साजिद खान साहब, यही सुनना चाह रहा था मैं। जफर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आना जाना रहना है, हमारी मुलाकात होती रहेगी। एक और खबर मैं आपको जाते जाते दे जाऊं। कल मेरी बात हो रही थी फॉर्मर फास्ट बॉलर अताउर रहमान, जो पहले ये बात भी कह रहे थे कि आमिर सुहेल और राशिद लतीफ़ के कहने पर उन्होंने एफिडेविट पे साइन किए थे, वो सुगैर राज में रखना चाहते थे। फिर उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि वसीम अकरम के कहने पर उन्होंने अपना बयान बदला, उसके बाद उन पर लाइफ बैन लग गया था। अब अताउर रहमान की भी स्टेटमेंट आप सुन रहे होंगे, कई मरतबा वो हमारे साथ भी गुफ्तगू में आ चुके हैं। और अब उनका कहना यह है कि वो लाहौर हाई कोर्ट में जा रहे हैं और उनकी दरख्वास्त का मकसद सिर्फ यही है कि अगर वसीम अकरम पर भी इल्ज़ामात थे, और इल्ज़ामात से मुराद ये है कि अगर जस्टिस मलिक मोहम्मद क़य्यूम साहब ने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये बात कही थी कि वसीम अकरम साहब को कप्तान नहीं बनाया जाए या ये नहीं बनाया जाए, तो ये बहुत सारी चीज़ें वाज़े करती है। और इसी चीज़ के लिए कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।